नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम आज कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की हैं। विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं हैं सीएम जिनका शिलान्यास उद्घाटन करते नजर आएंगे और इन योजनाओं के जरिए इलाके की जनता को भी बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री के द्वारा मिलने वाली है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिन के कांगड़ा के दौरे पर आज रहने वाले हैं। प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करेंगे और जनता को कई बड़ी सौगात देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिवसीय कांगड़ा जिले के दौरे पर और यहां पर सीएम जनता को कई सौगात देने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात इलाके की जनता को मिलेंगी। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। और सौरभ अटवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सौरभ, मुख्यमंत्री एक दिन के कांगड़ा जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम किस तरह का होगा, क्या जानकारी आई है? देखिए रितेश, अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है आज जिला कांगड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। इसको लेकर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो सभी तमाम जो तैयारियां हैं वो पिछले कल ही पूरी कर दी थी। अगर जिला कांगड़ा के उपायुक्त की बात की जाए तो उपायुक्त कल खुद ग्राउंड जीरो पर गए थे और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया था कि किस तरह से जो आज राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो खुद मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। तो सभी तैयारियां जो है तमाम पूरियां कर ली गई हैं। उनके स्वागत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। करीब 11:20 पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हेलीकॉप्टर है वो कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेगा और वहां पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो है मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके बाद करीब 11:25 पर जो है मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो चंबी मैदान के लिए रवाना हो जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का जो है कहीं ना कहीं शिलान्यास करने वाले हैं और उसके उपरांत वहां पर जो उपस्थित जनसमूह होगा उसको संबोधित करेंगे। और उसके बाद करीब 2:25 पर मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो दुर्गला के लिए निकल जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री जो है वहां पर महाराणा प्रताप भवन का शिलान्यास करेंगे। उसके उपरांत करीब 2:45 पर जो है मुख्यमंत्री का काफिला जो है वापिस जो है कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए निकलेगा और 3:05 पर जो है मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वापिस शिमला के अन्ना डेल के लिए उड़ान करेगा। जी सौरभ, चूंकि मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं इलाके में तो इलाके की जनता को भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं सरकार से कि सरकार कोई बड़ी प्रोजेक्ट कोई बड़ी सौगात दे सकती है। अब मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं इलाके में, तो ऐसे में इलाके की जनता को किस तरह की उम्मीदें हैं? कौन सी वो विकासात्मक परियोजनाएं जिनकी सौगात सीएम देंगे? देखिए विशेष वैसे तो कई विकासात्मक परियोजनाएं हैं। अगर पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो पिछले महीने ही जो है मुख्यमंत्री जो है अपने जिला कांगड़ा के प्रवास पे आए थे और इस दौरान उन्होंने जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में जो है दौरा किया था और कई विकासात्मक परियोजनाओं का जो उद्घाटन और शिलान्यास है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। तो ऐसे में अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो है कहीं ना कहीं चंबी मैदान में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें जो है मुख्यमंत्री जो है कई विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का जो उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा जो है जिला कांगड़ा के लोगों को मिलने वाला है। जी रितेश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं कांगड़ा और इस दौरान न सिर्फ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे बल्कि कई परियोजनाएं हैं विकास कार्यों से जुड़ी हुई जिन्हें वो जनता को समर्पित करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा और सौगात देंगे मुख्यमंत्री। और रुख करेंगे अगली जानकारी का। एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एचआरटीसी यूनियन की डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आश्वासन के बाद जो प्रस्तावित हड़ताल थी उसे वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश भर में 72 घंटे के चक्के जाम का ऐलान किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने यूनियन प्रतिनिधियों से मुलाकात की
और लंबित देनदारियों को लेकर कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया है। और इस कर्मचारियों को मिले आश्वासन के आधार पर जो हड़ताल का ऐलान किया गया था उसे फिलहाल वापस ले लिया गया है यूनियन की तरफ से। एचआरटीसी यूनियन की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, आश्वासन मिला उप मुख्यमंत्री की ओर से। और चलिए सीधा आपको शिमला लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रॉबिन, एक बड़ी खबर सामने आई है जहां एचआरटीसी यूनियन के प्रतिनिधियों और उप मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात हुई है और सुखद परिणाम यह निकला कि फिलहाल हड़ताल को वापस ले लिया है। किस तरह का आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी ड्राइवर को लगातार रूप से रख रही हुई उनकी जो मांगे हैं वो लंबित है। इससे पहले गुरुवार को एचआरटीसी के जो कर्मचारी यूनियन है उन्होंने एक मीटिंग भी शिमला में की थी। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी इससे पहले 15 दिन की जो समय सीमा है वो प्रशासन और सरकार से दी गई थी अपनी मांगों को लेकर, जिसकी सबका जो मुख्य मांग थी वो ओवर टाइम ड्यूटी लेकर और इसके अलावा जो दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें प्रमोशन के इशू है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर जो अनुबंध पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको रेगुलर करने के लिए जो मांग है, इस तरह की विभिन्न मांगे हैं जिसको लेकर एक मीटिंग की गई थी। गुरुवार को फिर मीटिंग की जिसमें ऐलान हुआ, जिसमें तय किया गया कि अगर रविवार को 12 बजे से पहले उनकी बात नहीं सुनी जाती है प्रशासन और सरकार की ओर से तो 72 घंटे के लिए प्रदेश भर में चक्काजाम किया जाएगा। हालांकि इसके बाद बीती काम जो है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो प्रदेश में एचआरटीसी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई। इसमें आश्वासन जो है वो उप मुख्यमंत्री से दिया गया है और कहा गया है कि जो ओवर टाइम ड्यूटी जो 10 करोड़ पेंडिंग है उससे जल्दी चुकाया जाएगा। तो ऐसे में हाल कुछ आश्वासन एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन को मिला है, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल वापस लेने का जो है ऐलान किया है। हालांकि अभी कितनी मांगे और है आने वाले समय में फिर एचआरटीसी कर्मचारी जो यूनियन है प्रदेश सरकार से बात करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी जो है हड़ताल वापसी का ऐलान यूनियन ने लिया है। रॉबिन, भले ही अभी सरकार ने राहत की सांस ली है इस हड़ताल के वापसी के ऐलान से, लेकिन समस्या तो काफी लंबे समय से चली आ रही है। फिलहाल आश्वासन मिला है 10 करोड़ रुपए जारी करने का 31 तारीख तक। इसके बाद ठोस कार्रवाई सरकार कब तक करेगी? एचआरटीसी कर्मचारियों की जो विभिन्न मांगे हैं, फिर चाहे वो एरियर का मुद्दा हो, ओवरटाइम का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों पर सरकार ठोस कार्रवाई किस तरह से करेगी? बड़े समय से ये जो मामले हैं ये लंबित पड़े हैं। चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग हर क्षेत्र के कर्मचारियों की देनदारियां लंबित है। प्रदेश सरकार जो वर्तमान प्रदेश सरकार है लगातार भूतपूर्व सरकार पर, पिछली सरकार पर, जयराम सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि 10,000 करोड़ की जो देनदारी है कर्मचारियों की वो छोड़कर नहीं पूर्व सरकार और अब वर्तमान सरकार को ये भुगतनी पड़ रही है। स्थिति एचआरटीसी की भी यही है। इसमें बहुत सारे जो कर्मचारी है उनकी देनदारियां लंबित है, मेडिकल रिइंबर्समेंट है, इसके अलावा एरियर है, डीए की किस्तें हैं, तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर एचआरटीसी कर्मचारियों में भी है और इसको लेकर वो समय समय पर रोज करते भी रहते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ओवर टाइम भी है और इसके अलावा प्रमोशन जो लंबित पड़े हुए हैं, चाहे वो ड्राइवर कंडक्टर प्रमोशन हो, इसके अलावा रेगुलराइजेशन हो, यानी कि जो अनुबंध प्रकार कर्मी काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करने की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर ये ज्यादा गलत मुद्दे हैं, ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने बीते दिनों डेट मीटिंग की और इसके अलावा प्रशासन से बात करने का प्रयास किया। हालांकि जब पिछली डेट मीटिंग गुरुवार को हुई तो इसमें प्रशासन यूनियन के कर्मचारियों का कहना था कि बात प्रशासन ने अभी तक नहीं सुनी है। ऐसे में अगर वो रविवार तक हमें बात के नहीं बुलाते हैं तो प्रदेश भर में 72 घंटे का चक्का जाम होगा, जिसके बाद अब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आश्वासन जरूर दिया है। लेकिन समस्या इस बात की है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार सरकार वित्तीय स्थिति की बात कहती रही है कि वित्तीय स्थिति खराब है, देनदारियां लंबित है, तो एचआरटीसी कर्मचारियों की देनदारियां कब तक जो बहाल होंगी
इसका इंतजार अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार चाहे एचआरटीसी कर्मचारी हो, पेंशन हो, उनसे धरने प्रदर्शन भी हमने देखे हैं प्रदेश के अंदर। और अब बजट सत्र आने वाला है 17 तारीख को, जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तब किस तरह की बातें निकल कर सामने आती है, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी अपनी लेनदारियां लगातार कर रहे हैं। समय समय पर जितने भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं उसमें उम्मीद रहती है कर्मचारियों की कि शायद मुख्यमंत्री आज घोषणा करें और उसके बाद मिले, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई जो घोषणा है वो सरकार की नहीं की गई है। तो ऐसे में कर्मचारियों को बजट से उम्मीद है कि बजट में उनके लिए प्रावधान किया जाए। लगातार जो कर्मचारियों को उम्मीद लगाए बैठे भी हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इसको सरकार इस मुद्दे किस तरह से बाहर निकलेगी। बिल्कुल रॉबिन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आश्वासन मिला है 31 मार्च तक का 10 करोड़ रुपए जारी करने का, और उसके बाद जो लंबित देनदारियां हैं उसे सरकार किश्तों में जारी करेगी, ये आश्वासन मिला। इसके बाद जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के पहिए हैं फिलहाल वो थमने से रुक गए। दस मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बजट सत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सत्र के बारे में जानकारी दी और तय किया गया शेड्यूल साझा भी किया। ये सत्र जो है हमारा गवर्नर एड्रेस से शुरू होगा। 11 मार्च को पहला वर्किंग डे है, जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करेंगे, और 28 मार्च तक ये सत्र चलेगा। लगभग 16 सीटिंग्स इसमें होंगी और राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव, और उसके बाद 17 मार्च को बजट प्रेजेंटेशन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उस पर चर्चा 4 दिन की। फिर डिमांड्स के ऊपर कट मोशंस, और जो है 28 मार्च से पहले 27 को पास कर देंगे हम। 26 मार्च को बजट जो है ये पास होगा। जो वर्किंग डेज हैं, वैसे तो जनरली विधानसभा और लोकसभा जो है शनिवार और इतवार को नहीं मिलते, लेकिन इस बार के सत्र में जो है शनिवार भी वर्किंग डे है, और मात्र एक होली की छुट्टी है, और संडेज जो इन बिटवीन अप टू 28 आते हैं वही जो है छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं। क्योंकि बिजनेस जो था वो इतना ज़्यादा था, जिसके फलस्वरूप हमको शनिवार को भी जो है सत्र का आयोजन करना पड़ा। आप जानते हैं कि विधानसभा के नियमों के अनुरूप 2 दिन प्राइवेट मेंबर्स डेज को रखना ज़रूरी है। तो ये दोनों दिन 22 और 27 को जो है प्राइवेट मेंबर डेज का बिजनेस भी होगा, साथ में जो रेगुलर बिजनेस प्रश्नकाल और बिल्स वगैरह जो होते हैं वो भी जो है वहाँ लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है होगा, और साथ में प्राइवेट मेंबर डेज भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के निजी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बजट की तैयारियां चल रही हैं और बजट सत्र पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 का लेखा जोखा 17 मार्च को प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और जनता के लिए बजट का आकलन किया जाएगा। साथ ही कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आए। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सबको पता है, सबकी पेंशन भी जा रही है, सबको पे भी जा रही है ना। देखिए, हमारी जो इंचार्ज थी रजनी पाटिल जी, वो आए थी, और रजनी पाटिल जी ने अभी तो नया अध्यक्ष की कोई बात नहीं, अभी तो प्रतिभा सिंह जी ही अध्यक्ष है, उनसे भी चर्चा हुई, और प्रतिभा सिंह से चर्चा होने के बाद सभी विधायक मंत्रियों से चर्चा हुई, पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, और उस चर्चा के बाद पहले कार्यकारिणी का गठन होगा, फिर आगे की नीति को तय किया जाएगा।
और अभी जो आप कह रहे हैं कि नए अध्यक्ष की बात है, अभी तो ऐसी कोई मुझे बात लगती नहीं है। देखिए, बजट की तैयारी चल रही है और बजट सत्र जो होता है वो पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। वो 25-26 के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा हम 17 मार्च को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जनता के लिए बजट का जो आंकलन करने का समय होगा उस समय होगा। बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स पहुंचे, जहां एम्स में उन्होंने सबसे पहले जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने पेट स्कैन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पेट स्कैन सुविधा देने वाला एम्स प्रदेश का पहला संस्थान बना है। इस दौरान नड्डा ने मरीजों से भी बात की और इसके बाद जेपी नड्डा ने तीमारदारों के लिए बनने वाले 250 बिस्तर के विश्राम सदन का शिलान्यास किया। अंत में केंद्रीय मंत्री एम्स के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 28 स्टेटों में लगभग जो हमारी चल रही हैं 28 स्टेट्स और यूटीज में अमृत फार्मेसी, उसमें 225वां उद्घाटन यानी एम्स में ही तीसरा अमृत इंस्टीट्यूट हम खोल रहे हैं। ये अमृत इंस्टीट्यूट मैंने पहले भी बताया था, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट, इसकी ये व्यवस्था है और इसमें 50 से 95% तक सस्ती दवा, ब्रांडेड दवा आपको मिलती है। और आज लगभग अगर मैं अमृत की बात करूं तो 7,800 करोड़ रुपए की मेडिसिन अभी तक डिस्पर्स हो चुकी है। ये एक्चुअल दाम पड़ा है कितना, 7,800 करोड़ रुपए जो पेशेंट को देना पड़ा है। लेकिन पेशेंट का फायदा कितना हुआ है, वो 4,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स हुई है। यानी जो वो इस दाम से ऊपर का दाम जो 4,000 करोड़ रुपए पेशेंट को पड़ता, उससे उसको लाभ मिला है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये समाप्त हुआ है। उसी तरीके से बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन का दौरा किया, जहां उन्होंने जन औषधि दिवस पर औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से खोले गए जन औषधि केंद्र देश भर में लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं और लोगों को सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। जन औषधि दिवस पूरा देश भर में मनाया जा रहा है और इसका लक्ष्य यही है कि लोगों को सस्ते मूल्य के ऊपर दवाइयां मिल सके, जेनरिक मेडिसिन्स, और लोगों को दवाइयों में जो हम देखते हैं कि आज बहुत फायदा इन जेनरिक मेडिसिन के माध्यम से हो रहा है। 30 से 50% तक सस्ती दवाएं मरीजों को मुहैया की जा रही हैं और आज देश भर में करीब 15,000 के करीब और जो जेनरिक मेडिसिन की दुकानें चल रही हैं, इसमें कि हाँ, यहाँ हमारे नाहन में भी आज इस दुकान में हम आए हैं। मुख्य लक्ष्य यही है कि लोगों को अच्छा इलाज, अच्छी दवाइयां और सस्ते मूल्य के ऊपर मिल सके। करीब 2047 ऐसी दवाइयां हैं जो कि इन दुकानों के माध्यम से लोगों को मिल रही हैं और करीब 300 ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जेनरिक मेडिसिन की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध किए जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में जब से ये जन औषधि केंद्र खुले हैं, करीब 30,000 करोड़ रुपए का फायदा देश की जनता को हुआ है। उधर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल त्रिवेणी में ट्रैकिंग के दौरान एक विदेशी पर्यटक गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पर्यटक की पहचान कार्नेल एडवर्ड के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और घायल पर्यटक को बचाकर धर्मशाला के जोनल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की ओर से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि त्रिवेणी में जो है एक जो टूरिस्ट है नीचे पहाड़ी में गिर गया है। इस सूचना पर हम अपनी टीम के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। गाड़ी हम धर्मकोट में लगाते हैं, ट्रैवलर है वो आगे जाती नहीं है। फिर वहां से हम 3 किलोमीटर पैदल गए।
पैदल वहाँ पहुँचे तो जो बंदा था ये फॉरनर जहाँ पहुँचा था वो ढांक से कम 250 मीटर नीचे गिरा हुआ था। 250 मीटर नीचे पहुँचने के लिए फिर हमने टीम द्वारा जो नीचे पहुँचे और जो हमारी टीम थी नीचे रस्से द्वारा थोड़ा टफ एरिया में गए, नीचे पहुँचे, वहाँ से रेस्क्यू किया, वहाँ से फिर लगाए बांध के पूरा स्ट्रेचर द्वारा 3 किलोमीटर ऑन फुट लाए पैदल और उसमें गाड़ी द्वारा नीचे जो धर्मकोट में एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस के हैंड ओवर किया था और अभी हम हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। बंदे उस टूरिस्ट को हमने एडमिट करा दिया है, उसका आईडी हमने थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए रह गया था। अब ये देख लेते हैं, अगर उनका आईडी मिल जाता है हमें तो उसका नाम पता प्रॉपर्ली लग जाएगा। बाकी ये था उसका हेड इंजरी था और बाजू फ्रैक्चर था, हमने जो ऑक्सीजन कमी थी वो भी लगा दी थी उस टाइम और जो बाकी फर्स्ट एड था हमारा वो एक्सेसरी इक्विपमेंट वो भी दिया इनको। ये आज इन्फॉर्मेशन हमें आई थी मॉर्निंग में कि 2 ब्रिटिश नेशनल्स हैं जो कि त्रिउंड में ट्रैकिंग एक्टिविटी में जा रहे थे, तो उसमें एक्सीडेंटली एक मेल है केरन एडवर्ड, उनका जो है वहाँ पे एक्सीडेंटली वो गिर गए थे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन पे जो है पुलिस की टीम्स जो है लोकल टीम्स के साथ वहाँ पे रेस्क्यू के लिए गई थी। तो उनको जो है अभी वहाँ से फॉल स्पॉट से जो है रेस्क्यू करके उनको लाया गया और उनको भी टांडा मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो फर्दर इसमें अभी हमारे ओपिनियंस और जिस तरह से मेडिकल सिचुएशन रहती है इसमें आगे जो है पुलिस की कार्रवाई इसमें आगे बढ़ेगी। ये दोनों यूनाइटेड किंगडम के नेशनल्स हैं और ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ में मैक्लोडगंज एरिया में आए थे। कि प्राइमरी फिसाई तो इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटल फॉल की है, अचानक चलते चलते वो है पैर स्लिप हुआ है, लेकिन क्योंकि विक्टिम अभी स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है तो जैसे उनकी मेडिकल कंडीशन में सुधार होता है पूरी जो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का प्रश्न पत्र स्थगित किया गया है। यह फैसला नैतिकता और परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया। उन्होंने बताया कि चंबा में परीक्षा के दौरान गलती से प्रश्न पत्र निर्धारित समय से पहले ही खोल दिया गया, जिसके बाद मामला संज्ञान में आते ही शिक्षा बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया। एग्ज़ाम मित्रा ऐप में जो पेपर खोलने का वीडियो है वो अपलोड किया जाता है और जब हमने वो वीडियो अपना डेटाबेस से चेक किया गया तो ये पाया गया कि जो कंप्लेंट की गई है वो सही है। वाकई में उस स्कूल में सुपरिटेंडेंट और जो टीचर्स थे वहाँ पे उनके द्वारा गलती से 12वीं का पेपर इंग्लिश का पेपर जो कि कल होना था यानी कि 8 तारीख को होना था वो आज ही खोल दिया गया। अब क्योंकि ये पेपर निर्धारित डेट और निर्धारित टाइम से पहले खोल दिया गया है तो नैतिकता के आधार पर बोर्ड इस प्रश्न पत्र को आगे इस प्रश्न पत्र के आधार पर आगे परीक्षाएं नहीं करवा सकता। तो इसलिए बोर्ड द्वारा ये फैसला लिया गया कि कल यानी कि 8 मार्च 2025 को 12वीं की जो अंग्रेज़ी की परीक्षा होनी थी उसको हमने स्थगित कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है और इसका जो डेट है वो आगे हम बाद में नोटिफाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।